चलिए, तो दोस्त हम लोग बात कर रहे थे इन्वेंट्री कॉस्टिंग की, है ना। इन्वेंट्री कॉस्टिंग में बात हुई थी कि तीन चीजें आती हैं: कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर एक्सपेंसेस नेसेसरी टू ब्रिंग द इन्वेंट्री इन प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। परचेज में जो भी परचेज प्राइस है ट्रेड डिस्काउंट काट के, लेकिन कैश डिस्काउंट का ध्यान नहीं देना, और टैक्सेस का ध्यान देना है जो नॉन रिफंडेबल हो, और भी ट्रांसपोर्टेशन हैंडलिंग चार्जेज वगैरह वगैरह। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में जो डायरेक्ट एक्सपेंस है जैसे लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, वो सब तो आएगा ही, लेकिन सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स ओवरहेड का लेना है। वेरिएबल तो खैर यूनिट के अनुसार बढ़ घट जाता है, लेकिन फिक्स्ड में नॉर्मल कैपेसिटी का ध्यान देना है। नॉर्मल कैपेसिटी पे ही लेना है, चाहे कम हो प्रोडक्शन चाहे ज़्यादा। लेकिन अगर किसी कारण से कभी एबनॉर्मली हाई प्रोडक्शन हो तो उसका भी ध्यान देना है। ऐसे में एक्चुअल लेना है, नॉर्मल की बात नहीं करनी, ताकि कॉस्ट से ज़्यादा पे वैल्यू ना हो, वरना प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का वायलेशन हो जाएगा। ठीक है, इसी पे कैलकुलेशन 3 है, निकालिए पेज नंबर 5.10। हम्म एक मिनट, कहाँ गया? कल जो फाइल मैंने दी थी आपको, अभी भेजता हूँ। आ गया। आपके पास है ना? पेज नंबर 5.10 निकालिए और पढ़िए। बिजनेस प्लान फॉर लेसन 3, बिजनेस प्लान फॉर ओवरहेड। हाँ, 10 लाख है नॉर्मल प्रोडक्शन, 1 लाख है ड्यू टू सप्लाई डिफरेंसेज या डिफिकल्टीज। अब की बार सिर्फ 75 ही बना पाए, और अदर कॉस्ट इतना है। आपको यूनिट कॉस्ट और ओवरहेड टू बी एक्सपेंस्ड आपको निकालना है, और कितना अंडर एब्जॉर्प्शन है हम उसकी बात भी कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक रहता है। ये पढ़िए। अब देखिए, आपने बेशक बनाया हो इतना, इससे में मतलब नहीं है। हम तो कॉस्टिंग इसी पे करेंगे, तो कॉस्ट कितनी आएगी? 10 रुपये आएगी। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस 126 है, तो 126 प्लस 10। लिखिए सोल्यूशन। सोल्यूशन आएगा अदर एक्सपेंसेज 126, प्रोडक्शन 10 रुपये, और यूनिट कॉस्ट 136। ये है क्वेश्चन नंबर ए का जवाब। कॉपी पे लिखिए, लिख के करिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे हम लोग लिख के करेंगे।
हो गया। अब कहता है कि बताइए कितना एक्सपेंस्ड होगा। एक्सपेंस होना मतलब जो पीएल में ट्रांसफर हो। तो आपने अंडर ओवर ऑप्शन पढ़ा है कि भाई एक्चुअल ओवरहेड ले लेंगे, जितना रिकवर्ड होगा उसको लेस कर देंगे, जो बचेगा वो क्या होगा, अंडर रिकवरी। अब चूंकि खर्चा तो हो रहा है 10 लाख, लेकिन रिकवरी तो सिर्फ 75,000 पे होगी, और 75,000 पे रिकवरी रेट कितना है, 10 रुपए। तो जो अंडर रिकवरी जिसको हम बोलते हैं वो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा। लिखिए 2,50,000 प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। तो इंटर में जो हम लोगों ने अंडर ओवर रिकवरी पढ़ा था उसी का ये काम हो रहा है। कॉस्ट वाला एफएम वाला नहीं। तो भी पीएल में जाएगा, पीएल के क्रेडिट साइड में जाएगा। अंडर रिकवरी है तो पीएल के डेबिट साइड में जाएगा। सब कुछ फाइनल में नया नहीं मिलेगा, काफ़ी कुछ वहीं पे बेस्ड है। जैसे फाउंडेशन के अकाउंट का इस्तेमाल इंटर के अकाउंट में होता था, वैसे इंटर का अकाउंट का इस्तेमाल फाइनल में है। हो गया। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे पढ़ते हैं अदर एक्सपेंसेस। नहीं, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 4 नंबर देख लिए जाए, फिर आगे बढ़ा जाएगा। एबीसी मैन्युफैक्चर कंट्रोल यूनिट्स फॉर एयर कंडीशनिंग सिस्टम। क्वेश्चन कहता है कि भाई ईच कंट्रोल यूनिट रिक्वायर वन कंपोनेंट एट ए कॉस्ट ऑफ दिस मच, वन कंपोनेंट एट ए कॉस्ट ऑफ दिस मच, रॉ मटेरियल दिस मच। तो ये तो मटेरियल कॉस्ट हो गया। मंथली एक्सपेंसेस में रेंट है, ये भी है और ये भी है। तो देखिए ये तो कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा क्योंकि केवल प्रोडक्शन वाले लेने हैं, लेकिन ये दोनों होगा। जोड़िए तो कितना हो रहा है, 24,000 हो गया। ये ओवरहेड हो गया, प्रोडक्शन ओवरहेड देख लेंगे। अब ईच यूनिट टेक्स 2 आवर्स टू असेंबल, प्रोडक्शन ओवरहेड 300 रुपये, तो इससे डायरेक्ट लेबर निकल जाएगा, है ना। प्रोडक्शन ओवरहेड बेस्ड अपॉन ऑब्जर्प्शन ऑन आवरली रेट, द नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज दिस मच। आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बतानी है, ठीक है। तो फिर हम इसमें पूरा ही पीएल अकाउंट बना के देखेंगे, कॉस्ट शीट पूरा बना के देखेंगे हम। अगर हम कॉस्ट शीट की बात करें तो ये तीनों तो डायरेक्ट मटेरियल के रूप में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये लेबर के रूप में आएगा और 2 घंटा लगता है, तो 300 गुने 2 कितना हो जाएगा, ये 600 आ जाएगा लेबर का। हम मतलब 600 रुपये पर यूनिट की बात ही कर रहे हैं, पर यूनिट। अब ये ओवरहेड, अब इसके बारे में बताया नहीं कि वेरिएबल या फिक्स्ड, ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो हम नॉर्मल तरीके से करेंगे, 1,000 से भाग देंगे, ठीक है कि नहीं। तो 24,000 में 1,000 घंटे से भाग देंगे तो कोई ना कोई रिकवरी रेट तो निकलेगी, है ना। और 2 घंटे की बात है, तो बोलिए ये कितना आ रहा है, 48। तो ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया, ये ओवरहेड हो गया, ये लेबर हो गया, आपकी कॉस्टिंग आ गई। चलिए बनाइए इसको, लिखिए। पहले तो तीनों डायरेक्ट मटेरियल लिखिए, 1 2 3 डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ गया। टोटल डायरेक्ट मटेरियल या मटेरियल कॉस्ट कह सकते हैं, टोटल मटेरियल कॉस्ट लिखिए।
फिर लेबर कॉस्ट लिखिए, 2 घंटे गुने 300, फिर प्रोडक्शन ओवरहेड का रिकवरी रेट निकाल के 2 से गुना कर दीजिए। ये रही आपकी टोटल कॉस्ट पर यूनिट, जिस पे आपको अपनी इन्वेंट्रीज की वैल्यूएशन करनी है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं शामिल किया क्योंकि वो प्रोडक्शन से संबंधित नहीं है, अभी ये बात हम लोग अलग से पढ़ेंगे भी। हाँ, तो कहीं भी नॉर्मल प्रोडक्शन पे तो निकालना है। हाँ हाँ, वेरिएबल मानते तब ऐसा करते। ठीक है, अब आइए, अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं। अदर कॉस्ट की बात जो हमने थर्ड नंबर में करी थी वो पढ़ना भी जरूरी है। अदर कॉस्ट, कौन सी वो कॉस्ट है जो शामिल की जाएगी, ये कॉन्सेप्ट भी जरूरी है। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये, C5 या 6? नहीं, 5 तो हो गया था मेरे ख्याल से, अब ये 6 हो। ठीक है, तो अदर कॉस्ट के बारे में कहा गया है कि ओनली इंक्लूड द कॉस्ट which are necessary to bring the inventory in current location and condition। जो करंट लोकेशन और कंडीशन लाने के लिए जरूरी हो, बस हमें वही बात करनी है, सारी बातें नहीं करनी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है, अब कौन सी बोरोइंग कॉस्ट शामिल करेंगे, कौन सी नहीं, तो इसके बारे में इंडेक्स 23 कहता है कि सिर्फ वही बोरोइंग कॉस्ट शामिल करनी है कि जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हो। मटेरियल हमने पढ़ा था A16 में कि जो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम हो वो बोरोइंग कॉस्ट हम शामिल कर सकते हैं, बाकी नहीं। से बिल्डिंग बन रहा है किसी का, DLF की बिल्डिंग बन रही है, अब DLF की बिल्डिंग बनने में समय लगता है 2 साल 3 साल 4 साल, लार्ज क्वांटिटी में बन रहा है, तब तो शामिल करेंगे, अदरवाइज हम बोरोइंग कॉस्ट को शामिल नहीं करेंगे। मतलब क्वालिफाइंग एसेट अगर होगा तब हम शामिल करेंगे। ठीक है, क्वालिफाइंग एसेट्स का मतलब है जो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले, वो हमें लेना है। शॉर्ट पीरियड में कुछ बन रहा है तो फिर उसका ध्यान है, फर्नीचर बन रहा है,
कपड़े बन रहे हैं, पंखे बन रहे हैं, एसी बन रहा है, तो वो चीज़ें शामिल नहीं होंगी। कारण क्योंकि ये तो 2 महीने, 1 महीने में, 10 10 दिन में, 15 दिन में इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल होता है, बन जाता है। तो इसको हमें बात नहीं करनी, हमें लॉन्ग पीरियड की बात करनी है। ठीक है, चलें आगे। अब आइए, एक्सक्लूड क्या करना है। अच्छा, एक ये भी लिख लेते हैं। अगर मान लीजिए इंस्टॉलमेंट में आपने परचेज किया है, पेमेंट में आपने परचेज किया है, ठीक है, तो ऐसे केस में जो आपने डिफर्ड क्रेडिट का इंटरेस्ट दिया है इज नॉट एडेड इन कॉस्ट, क्योंकि ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं हुआ। इससे मान लीजिए आपने कोई इंस्टॉलमेंट में, लेट सपोज, मटेरियल खरीदा और बोला कि 2 2 महीने में आपकी पेमेंट कर देंगे, थोड़ा ब्याज अब दे रहे हैं, तो वो इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनेगा, वो इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। और क्या चीजें हैं जो एक्सक्लूड करेंगे, ये तो वो हुआ हमें जिसको शामिल करना है, लेकिन जो एक्सक्लूड होगा वो भी पढ़ लेते हैं। नहीं शामिल करना है एबनॉर्मल वेस्टेज, चाहे वो मटेरियल का हो, चाहे वो लेबर का हो, और चाहे वो अदर प्रोडक्शन कॉस्ट का हो। अगर एबनॉर्मल वेस्टेज हो रहा है तो कॉस्ट का पार्ट नहीं हो। ये तो पूरी कॉस्टिंग ही इससे भरी पड़ी है कि एबनॉर्मल वेस्टेज कभी भी कॉस्ट का पार्ट होता ही नहीं, कभी भी नहीं होता कॉस्ट का पार्ट, नेवर। आपको स्टोरेज कॉस्ट नहीं शामिल करना है, नॉट टू बी इंक्लूडेड, लेकिन उसकी एक शर्त है। स्टोरेज कॉस्ट कब शामिल नहीं करना है, उसकी एक शर्त ये है कि नॉट नेसेसरी, ये नॉट नेसेसरी वर्ड बड़ा जरूरी है, इन प्रोडक्शन प्रोसेस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रोडक्शन प्रोसेस में से नेसेसरी है तो शामिल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, आपने कपड़ा बना रहे हैं आप, उसके लिए रॉ मटेरियल खरीद के अपने रखा हुआ है, 3 महीने से रखा हुआ है, ये नहीं शामिल होगा। लेकिन आप चिप्स बनाते हैं और आपने आलू अभी जनवरी में खरीद कर रख लिया, आप सबको पता है जनवरी में आलू सस्ता मिलता है, अच्छी क्वालिटी का मिलता है। जुलाई में जाते जाते दाम सीधा डबल हो जाता है। तो जुलाई महीने में अगर आप आलू खरीदेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा, अभी खरीदेंगे तो सस्ता। तो जितने चिप्स बनाने वाले हैं वो क्या करते होंगे, वो चाहे बैंक लोन ही क्यों न लेना पड़े, लेकिन वो लेके अभी खरीद के स्टोर रूम में डाल देंगे। अब स्टोर रूम वाला तो पैसा लेगा, कोल्ड स्टोरेज वाला, वो शामिल किया जाएगा नहीं कॉस्ट में, किया जाएगा, क्योंकि ये जरूरी पार्ट है। आप आलू खरीद के ऐसे रख देंगे तो सड़ जाएगा, वो आपको कोल्ड स्टोर में रखना ही पड़ेगा, और अभी खरीदना फायदेमंद है। तो आलू के केस में शामिल है। जैसे मान लीजिए मटर है, मटर आप अभी अभी सस्ता मिलेगा, अभी खरीद के आपने उसको प्रोसेस करके बर्फ में जमा के कोल्ड स्टोरेज में रख दिया, स्टोरेज कॉस्ट लग जाएगा, तो ये शामिल होगा। लेकिन फर्नीचर की प्लाई खरीद के आपने कहीं रखा हुआ है फिर उसको यूज कर रहे हैं, वो शामिल नहीं होगा, क्योंकि फर्नीचर की प्लाई पहले खरीदना जरूरी नहीं है। लेकिन मटर अभी खरीदना जरूरी है, ऑफ सीजन में मटर वैसे ही महंगा हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं। तो कहाँ शामिल करना है ये ध्यान देना पड़ेगा, जब जरूरी हो, जिसके बगैर काम नहीं चलता, वैल्यू एडिशन है, तब तो हम शामिल करेंगे, लेकिन वैसे होगा तो हम शामिल नहीं करें। ठीक है ना, ये बात हमें स्पेशली ध्यान देनी है। चलें आगे।
आइए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं तीसरा। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस नहीं शामिल होंगे, वही वाली बात, अनलेस कंट्रीब्यूट इन प्रोडक्शन ऑफ इन्वेंट्री, कि वो एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, जैसे फैक्ट्री का मैनेजर है जो फैक्ट्री में प्लानिंग करता है, कौन क्या काम करेगा नहीं करेगा ये बातें तय करता है, तो वो तो शामिल होगा, ठीक है। लेकिन बाकी जो लोग हैं वो शामिल नहीं होंगे, जैसे मान लीजिए अकाउंटेंट है या और एडमिनिस्ट्रेशन जो लोग हैं वो शामिल नहीं होंगे, लेकिन जो वर्कर को ट्रेन करे, मटेरियल का ध्यान दे, वो जरूर होगा। गोडाउन की अकाउंटिंग करता है वो मान सकते हैं आप, क्योंकि वो फैक्ट्री में ही है और जरूरी है, नहीं तो बड़ा चोरी चकारी हो जाएगा या स्टॉक आउट हो जाएगा, है कि नहीं, ओवर स्टॉक हो जाएगा, तो वो मान लेंगे। सेलिंग तो बिल्कुल भी शामिल नहीं होगा। तो चार चीजें नहीं शामिल करनी है, एबनॉर्मल वेस्टेज, स्टोरेज विद सर्टेन एक्सेप्शन, एडमिनिस्ट्रेशन विद सर्टेन एक्सेप्शन, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये शामिल किसी भी सूरत में इन्वेंट्री वैल्यूएशन में नहीं करना है, ठीक है। आइए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। ऐसे ही थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी है, थोड़ा सा क्वेश्चन करना है, देखते देखते पता चला कि पूरा सिलेबस खत्म हो गया। पढ़िए तो, क्वेश्चन नंबर 5, इलिस्ट्रेशन 5, मैं पढ़ता हूं। डीलर हैज परचेज 1000 कार कॉस्टिंग 280 ऑन डेफर्ड पेमेंट, ठीक है। 2500 पर मंथ आपको देना है, पेड इन 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 25,000 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो देखिए कैश प्राइस कितना है, आपने तो हायर परचेज पढ़ा है, 1000 कार का 280, लेकिन पेमेंट कितना करना है, 25,000 गुने 12 कितना हो गया ये, 3 लाख, एक्स्ट्रा कितना हो गया, क्या हम इसको इंटरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये इंटरेस्ट क्या कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका, ईच है, ईच मतलब इसकी बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए इसको फिनांस कॉस्ट मानेंगे, ठीक बात है, इसको हम कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे, है लॉस में तो जाएगा ही जाएगा। तो बोलता है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बताइए, लीजिए जी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कितनी कारें आपने बेच दी, वो तो नहीं पता, 20 बाकी है ना, तो 280 ही कॉस्ट मानी जाएगी, 20,000 नहीं मानी जाएगी, गुने कितनी कारें हैं, 20 है, बताइए तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितनी हुई, 56 लाख। रही बात सीओजीएस की, तो कितनी कारें आपने बेच दी, 1000 में 20 बाकी है, तो बाकी बेच दी, और 28,000 ही माना जाएगा, सॉरी 280 ही माना जाएगा, बताइए कितना, 27 करोड़ 44 लाख, ठीक है। और फिनेंस कॉस्ट तो खैर प्रॉफिट लॉस में जाएगा, वो तो हमें देखना ही नहीं है, दैट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस। और आगे चला जाए, लिख लीजिए, जो कैश प्राइस है वही हमें ध्यान देना है, बाकी हमें देखना ही नहीं है।
ठीक है। चलिए क्वेश्चन और देखिए। इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखिए कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री जो है, वीनस ट्रेडिंग कंपनी का परचेज कार फ्रॉम सेवरल कंट्री और उसको एशियान कंट्रीज में बेचते हैं। कंपनी ने ये सारे खर्चे किए, आपको बताना है कौन सा इंक्लूड कर सकते हैं और कौन सा नहीं। ठीक है, मिला क्वेश्चन कि नहीं? तो देखिए, सबसे पहला ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट को बिल्कुल हमें घटाना है। नंबर 2, हैंडलिंग चार्जेज बिल्कुल शामिल होगा। नंबर 3, सैलरी ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट नहीं होगा अगर वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है। सेल्स कमीशन बिल्कुल नहीं होगा। आफ्टर सेल वारंटी बिल्कुल नहीं होगा। इंपोर्ट ड्यूटी अगर रिफंडेबल नहीं है तो होगा, हम यही मानेंगे रिफंडेबल नहीं है। कॉस्ट ऑफ परचेज बेस्ड अपॉन द सेलर्स इनवाइस, ये तो मेन है, यही तो मेन है, बिल्कुल होगा। फ्रेट एक्सपेंस होगा, जरूरी है ये। इंश्योरेंस होगा, जरूरी है ये। और ब्रोकरेज दिया, जरूरी है, उसके बगैर परचेज नहीं होगा। तो ये सब चीजें शामिल होंगी और 3 चीजें शामिल नहीं होंगी। हाँ, रास्ते में मान लो टूट जाए, माल बाहर से आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, तो तो वो, वो तो जरूरी है ना, नेसेसरी टू ब्रिंग द इन्वेंट्री इन करेंट लोकेशन एंड कंडीशन। हम्म। चलिए 7 नंबर, एज पर in days 2, selling expenses are excluded from cost of inventory and required to recognize an expense. Advice whether distribution cost can be included in cost of inventory or not. ठीक है, अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट डिपेंड करता है, ध्यान दे देना। ये है आपका गोडाउन, ठीक है, यहां से आप कस्टमर को दे रहे हैं और आपने डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लगाया, ये नहीं शामिल होगा क्योंकि ये सेलिंग एक्सपेंस है। ठीक है, लेकिन दिल्ली में मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग है, नोएडा में मैन्युफैक्चरिंग है, तो नोएडा से पूरे इंडिया को कवर करना तो मुश्किल है, माल भेजने में दिक्कत आती है। तो जितने बड़े एफएमसीजी वाले लोग हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वाले, वो ना लुधियाना में, जयपुर में, पटना में, कोलकाता में डिपो खोल लेते हैं और माल को पहले एक बार वहां जाकर रख देते हैं। जैसे आप कहाँ से हैं? सीवान से। अब देखिए, दिल्ली से सीवान भेजना हमेशा बड़ा मुश्किल है, थोड़ा थोड़ा आइटम नहीं भेजा जा सकता। तो आप देखिएगा, पटना में सबने अपना डिपो खोल रखा है, गोदरेज ने, हिंदुस्तान लीवर ने, और वहां से क्या करते हैं, वहां से मुजफ्फरपुर भेज दिया, मोतिहारी भेज दिया, सिवान भेज दिया, छपरा भेज दिया, वहां से भेजना आसान है, नवादा भेज दिया, आरा भेज दिया, बक्सर भेज दिया। दिल्ली से बक्सर नहीं भेजेंगे, पहले दिल्ली से 10-20 ट्रक यहाँ माल भेज दिया और फिर वहां से जहां उनको भेजना है वहां पे भेजते रहे। अब ये वाला शामिल होगा कि नहीं कॉस्ट में? मान लीजिए यहाँ पे इन्वेंट्री बची हुई है, तब ये होगा, क्योंकि ये पटना में करंट लोकेशन और कंडीशन में पहुंचाने के लिए जरूरी है। लेकिन सेल्स होने के बाद जो आप कस्टमर को देते हैं वो शामिल नहीं। क्योंकि अभी सेल्स कंप्लीट नहीं हुआ, वो डिपो भी आप ही का है, वो गोडाउन भी आप ही का है।
हो गया। अब चलिए, अब एक नई बात है, कॉन्सेप्ट और है। कॉन्सेप्ट नंबर 7 हो जाएगा ना। अब कॉन्सेप्ट नंबर 7, देखिए, इन केस ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट, ज्वाइंट प्रोडक्ट आपने पढ़ा है कि जब एक प्रोसेस से एक की बजाय एक से ज्यादा प्रोडक्ट बाहर आए तो उसको ज्वाइंट प्रोडक्ट, पेट्रोल डीजल कैरोसिन बड़ा फेमस एग्जांपल है। अब होता क्या है कि ये जो खर्च लगता है ये सब खर्चा होता है ज्वाइंट कॉस्ट, लेकिन माल यहां से अलग हो गया और ये बन गया P1, ये बन गया P2 और ये बन गया P3। अब ज्वाइंट कॉस्ट हम कह नहीं सकते कि P1 के लिए किया है या P2 के लिए, हमने तो सबके लिए किया है। तो फिर ज्वाइंट कॉस्ट को कैसे बांटें? ठीक बात है कि नहीं? तो ज्वाइंट कॉस्ट के मेथड आपने पढ़े हैं। कई लोग फिजिकल यूनिट पे करते हैं, लेकिन फिजिकल यूनिट बहुत अच्छा नहीं माना जाता। जनरली सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट का जो रेशियो होता है उस बेसिस पे बांट देते हैं। और अगर फर्दर प्रोसेसिंग का है तब कौन से बेसिस पे बांटते हैं? एनआरबी बेसिस, आपने कॉस्टिंग में पढ़ा है। तो वही चीजें यहाँ पे दोहराई गई हैं कि भाई आपको ऐसे करना है। जब वो प्रोडक्ट अलग हो जाए, सेपरेटली आइडेंटिफाइड हो जाए, उस समय तक जितने भी खर्चे होंगे उनको इस बेसिस पे आप देख लीजिए कौन सा बेसिस आपसे फिट बैठता है, उस बेसिस पे आप बांट दीजिए। सही है। अब आइए और आगे बढ़ते हैं। अब बातें करते हैं कि अगर बाई प्रोडक्ट हो तब क्या करेंगे। देखिए, अगर आपके पास बाई प्रोडक्ट है तो फिर वैसे सिचुएशन में आपको ज़्यादा हेडक नहीं लेनी है। बाई प्रोडक्ट का जनरली बहुत कम होता है उसका वैल्यू, तो रिड्यूस फ्रॉम एनी रियलाइजेशन। बाई प्रोडक्ट समझते हैं ना, जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू मेन प्रोडक्ट से बहुत ही कम हो, उसको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट, है ना। तो एनी रियलाइजेशन फ्रॉम बाई प्रोडक्ट, क्या करेंगे इसको? इज रिड्यूस्ड फ्रॉम ज्वाइंट कॉस्ट, है ना। ज्वाइंट कॉस्ट से कम कर देंगे, देन नेट ज्वाइंट कॉस्ट इज चार्ज ऑन, किस पे बेटा? मेन प्रोडक्ट। कहने का मतलब है कि 10 लाख रुपए मान लीजिए खर्च हुआ, ठीक है। अब 10 लाख रुपए में 20,000 रुपये हमें बाई प्रोडक्ट से मिल गया, तो बचा कितना? 980। 980 मेन प्रोडक्ट पे बांटेंगे। अब मेन प्रोडक्ट 2 हो 4 हो, कैसे बांटेंगे? तो मेन प्रोडक्ट की जो एनआरबी वैल्यू होगी, चाहे मेन प्रोडक्ट का जो सेल प्राइस से स्प्लिट ऑफ होगा, उसके बेसिस पे हम उसको बांटा करेंगे। ठीक है। तो ये बात हम लोगों ने पूरे चैप्टर के रूप में पढ़ा था इंटर में, और यहाँ पे इंडेक्स 2 के अंदर एक छोटा सा क्लॉज है, ये ध्यान देना है इसका। चलें इस पे क्वेश्चन देखते हैं। इलस्ट्रेशन 8 देखिए। इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, हम एक बाई प्रोडक्ट बनाते हैं और 2 मेन प्रोडक्ट बनाते हैं, M1 और M2। मेन प्रोडक्ट 1, मेन प्रोडक्ट 2। थोड़ा बहुत स्क्रैप भी होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है कि रॉ मटेरियल इतना था, उसका ये कॉस्ट है और ये सारा हमारा खर्चा है। आउटपुट है मेन प्रोडक्ट 1, मेन प्रोडक्ट 2 और बाई प्रोडक्ट। क्लोजिंग स्टॉक इन दोनों का थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है। एवरेज मार्केट प्राइस M1 का है 60, M2 का है 50 और बाई प्रोडक्ट का है 20।
प्रॉफिट 5,000 ऑन सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट आफ्टर इनकरिंग सेपरेट प्रोसेसिंग चार्जेस 20 इतना और इतना, और सेल ऑफ स्क्रैप से बाकी इतना मिला। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम तो पहले टोटल ज्वाइंट कॉस्ट जोड़ेंगे। जोड़िए तो टोटल ज्वाइंट कॉस्ट 3,55,000। अब इसमें से जो स्क्रैप का सेल है वो तो सीधा सीधा घटा देंगे, ठीक है। लेकिन बाई प्रोडक्ट में चूंकि अदर एक्सपेंसेस भी है, थोड़ा प्रॉफिट भी है, तो आपने पढ़ा होगा, याद होगा तो, रिवर्स कॉस्ट मेथड बोलते हैं उसको, कि बाई प्रोडक्ट का नाम पहले रिवर्स कॉस्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हम बाई प्रोडक्ट का टोटल सेल ले लेंगे, उसमें से उसकी सेपरेट कॉस्ट ले लेंगे, उसका प्रॉफिट ले लेंगे, फिर जो बचेगा वो तो हम मेन प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन मान सकते हैं, तो वो आ जाएगा, उसको भी ज्वाइंट कॉस्ट में से घटा देंगे। फिर जो नेट ज्वाइंट कॉस्ट बचेगा, उस नेट ज्वाइंट कॉस्ट को हम इस सेल्स वैल्यू के बेसिस पे बांट। कैसे बनेगा आइए दिखाते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन हो गया कॉस्टिंग का। अकाउंट का तो पता नहीं, लेकिन कॉस्टिंग का बढ़िया क्वेश्चन हो गया। ये है भी आप लोगों के इंटर के स्टडी मटेरियल में। लिखिए इलस्ट्रेशन नंबर 8, ठीक है। हम सबसे पहले निकालेंगे रिवर्स कॉस्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट। एक एक इलस्ट्रेशन करना है। अभी मैंने कल भी कहा था, एफआर सबसे ज्यादा लेंदी और थोड़ा सा लोग टफ मान रहे हैं फाइनल में, स्कोरिंग भी कम हो रही है। तो जब ऐसी दिक्कत है तो थोड़ा टाइम बढ़ा देंगे। जिस चीज में ज्यादा प्रॉब्लम है उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए, बड़ी सीधी सी बात है। पहले नहीं, फाइनल में डायरेक्ट टैक्स हुआ करता था ऐसा लेंदी पेपर, अब उनका बाप आ गया ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हाँ, चैप्टर नहीं ऐड किया है, नए इलस्ट्रेशन और डाले हैं। 4 मॉड्यूल से 5 मॉड्यूल हो गया, अब 5 हो गया। मई 2025 ऑनवर्ड अब 5 मॉड्यूल है। कोई ना, समय हम लोग के पास बहुत है, बस क्लास डेली होती रहनी चाहिए। चलिए, सेल प्राइस ऑफ बाई प्रोडक्ट कितना है भाई? 2,000 यूनिट गुने 20 रुपए, बताइए तो कितना हो जाएगा? 40,000 लेस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। कितना कमाना है भाई प्रॉफिट? 5,000 ऑन सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट। 2,000 दे रखा है ना, ये 2,000 दे रखा है ना, 2,000 यूनिट। 2,000 यूनिट माइनस 20। प्रॉफिट नहीं लेंगे, प्रॉफिट के बारे में हमें नहीं बोला। हाँ, रिवर्स कॉस्ट इसका लेंगे। क्या क्या आएगा इसमें अब देखिए तो, सेपरेट प्रोसेसिंग कॉस्ट या फर्दर प्रोसेसिंग कर सकते हैं, 8,000। और पैकिंग चार्जेस भी बोला है 2,000। प्रॉफिट मना किया, प्रॉफिट के बारे में स्पेशली नहीं बोला, तो हम प्रॉफिट नहीं लेंगे। तो इसको रिवर्स कॉस्ट करना ठीक नहीं होगा, एनआर भी ठीक रहेगा। सेल प्राइस माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट से एनआर भी बनता है। बोलिए एनआर भी कितना हुआ? 30,000। अब आइए नेट ज्वाइंट कॉस्ट निकालते हैं। नेट ज्वाइंट कॉस्ट, पहले मुझे बताइए टोटल ज्वाइंट कॉस्ट कितना बताया था आपने? 3,55,000। ठीक से जोड़ा ना आपने? 1, 50, 90 और 65 और 50, 3, 55। हाँ, अब एनआरबी ऑफ बाई प्रोडक्ट 30,000 और एनआरबी ऑफ स्क्रैप कितना है बेटा? स्क्रैप, चलिए नेट बताइए तो बेटा, नेट ज्वाइंट कॉस्ट कितना हो जाएगा? अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट शोइंग
फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, नहीं, ज्वाइंट कॉस्ट अपोर्शनमेंट ऑन, ज्वाइंट कॉस्ट अपोर्शनमेंट ऑन या ऑन सेल प्राइस बेसिस। ठीक है, तो ये सेल्स वैल्यू ले लेते हैं। MP1 का ऊपर वाला सब लिख लिया ना आपने, MP2 का, MP1 का आप यूनिट बताएं और प्राइस बताएं, सेल प्राइस। सेल प्राइस नीचे दे रखा है, देखिए तो कितना है, 60 रुपए। टोटल बताइए। कैलकुलेटर से कीजिए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, एक आध जीरो कम हो जाएगा तो फिर सारा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाएगा। गुने, कोई बात नहीं, गुने 50, बताइए कितना, 2 लाख। अच्छा बेटा, सबको जोड़िए तो। अब ज्वाइंट कॉस्ट अपोर्शनमेंट अगर हमें करना है तो बड़े आराम से हम ज्वाइंट कॉस्ट का अपोर्शनमेंट कर सकते हैं। 3 लाख नहीं, 3 लाख नहीं था ना, 320 था, 320 था ना, यही रेशियो बन जाएगा बेटा, 320 डिवाइडेड बाई 5 लाख। बताएं। एक लाख 92 हजार, और ये बताएं 128। तो क्या हम कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हैं? 192 को 5000 यूनिट से भाग दे दें, बताइए साहब। 38 हजार थोड़े ना होगा, और इसको भाग दे दें 4000 से, पूरे 32 रुपए। अब अगर कोई बोले, लिख लीजिए इसको, कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन करो, उसके यूनिट है 250, इसके यूनिट है 100, तो क्या ही दिक्कत है, करिए। हो गया दोस्त?
अब हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर लेते हैं। कितनी कितनी इन्वेंट्री है? इसकी है 250 यूनिट और उसकी है 250। तो आइए करते हैं। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, MP1 का 250 यूनिट इंटू 38.4, बताइए। और इन्वेंट्री 2 की बात करें तो 100 यूनिट और 32 रुपए, तो 3200। ठीक है ना? COGS में निकालना चाहें तो आराम से निकल जाएगा। आगे चला जाए। अब हम पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट। की कॉस्ट तो ठीक है, लेकिन मार्केट में या रियल लाइफ में तो मटेरियल बार बार आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में हमें किस टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए, ये है अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 8। हटा दूं इसको। कॉन्सेप्ट 8, टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कॉस्टिंग। देखिए, दो सिचुएशन है। एक तो है कि इन्वेंट्रीज नॉट इंटरचेंजेबल, कि जब इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल नहीं है, जैसे आपने पढ़ा है जॉब वर्क, कि जो जॉब वर्क के बेसिस पे बनाया जा रहा है, तो हमें पता है ये हमने कस्टमर एक्स के लिए बनाया है, वो कस्टमर वाई के लिए बनाया है, कस्टमर एक्स का माल अलग है, कस्टमर वाई का माल अलग है। तो इस तरह की कोई चीज हो तो इसमें चलता है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। कहने का मतलब है, अगर एक्स ने हमसे माल बनवाया है जिसकी कॉस्ट 25,000 एक पीस का है, और 4 पीस बचा है, तो 25 गुने 4। वाई वाला माल अलग है, उसका कॉस्ट है 10,000 और वो 10 पीस बचा है, तो उसका अलग होगा। तो मतलब जो प्रोडक्ट है, जाइए उसका कॉस्ट शीट देखिए, और जो उसकी कॉस्ट आ रही है 2,000 आए, चाहे 10,000 है, चाहे 50,000, उसी पे उसकी वैल्यूएशन होगी। किसी दूसरे प्रोडक्ट से उसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट यूनिक है। लेकिन जो इन्वेंट्री लगातार बन रही है, या लगातार परचेज हो रही है, लगातार यूज हो रही है, जो इंटरचेंजेबल हो, इन्वेंट्री विच आर इंटरचेंजेबल, इंटरचेंजेबल। विच आर इंटरचेंजेबल। तो फिर वैसे में कहा गया है कि अगर इंटरचेंजेबल है तो आपको इंटरचेंजेबल जो है, तो ऐसे में हमारे पास कई सारे टेक्निक हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट टेक्निक, और एक होता है नॉन हिस्टोरिकल। फाउंडेशन में भी था ये, इंटर में भी था, हिस्टोरिकल। जहां तक सवाल है, हिस्टोरिकल में दो मेथड अलाउ है, फीफो और वेटेड एवरेज। लीफो इसलिए नहीं होता कि वो बहुत कम कॉस्ट पे वैल्यूएशन करता है, इसीलिए लीफो को अलाउ नहीं किया गया है।
इसमें ये माना जाता है फीफो में कि जो पहले आया वो पहले बेचा, जो बाद में आया बाद में। और जहाँ तक सवाल है वेटेड एवरेज का, तो वेटेड एवरेज में कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन हिस्टोरिकल में भी दो है, एक है स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक है रिटेल। प्राइस, या कई बार इसको हम एडजस्टेड इन्वेंट्री मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, एडजस्टेड इन्वेंट्री मेथड। ठीक है, जहां तक सवाल है स्टैंडर्ड में, इसमें हम नॉर्मल कॉस्ट लेते हैं, भले एक्चुअल कॉस्ट थोड़ा कम हो ज़्यादा हो कोई बात नहीं, हम नॉर्मल कॉस्ट लेते हैं, बट इसका समय समय पर रिवीजन करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट में जो नॉर्मल कॉस्ट है वो तो बदलता रहेगा ना, इन्फ्लेशन के चलते या किसी भी कारण के चलते। तो हम इसको रिव्यू करेंगे और रीएडजस्ट करेंगे पीरियोडिकली, कली। तो आप इसको पीरियोडिकली रिव्यू करते रहो, क्योंकि रिव्यू करते रहेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जो हमारा कॉस्ट है वो करंट कॉस्ट के बराबर हो, ये ना कि कॉस्ट कुछ और चल रही हो और आप अपने बुक्स में कुछ और दिखाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? तो ये जरूरी है। अब आगे रिटेल प्राइस में क्या करते हैं कि हम ना सेल प्राइस ले लेते हैं, और हम जानते हैं इसमें थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन है। तो बहुत ज़्यादा, जब जैसे मान लीजिए कि मार्ट वगैरह है, रिलायंस रिटेल या रिलायंस फ्रेश, उसमें 1000 आइटम है, कहाँ सबका बिल खोजते फिरेंगे, बहुत मुश्किल है। 2 किलो 4 किलो 10 किलो बचता है, तो उसमें जो सेल प्राइस है हमें पता है, इस किसी में 15%, किसी में 20% का मार्कअप है, तो जो मार्कअप है घटा दें तो वापस कॉस्ट पे तो आ ही जाएंगे ना। ठीक है कि नहीं? तो ये हमारी कॉस्ट मानी जाएगी। जो बढ़ाया है उसको फिर से घटा देते हैं, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, आइए इस पे एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर और बातें करेंगे। नहीं, आपका जो होगा वो देखना है ना भाई, आपने कितने परसेंट पे मार्कअप किया। मान लीजिए मेरे यहाँ ग्लास बिकता है, हमें पता है हमने ग्लास में 25% मार्कअप करके रखा है, तो सेल्स में से 20% घटा लेंगे। कॉस्ट का 25% करा है तो सेल्स का 20%। वो सब मिला के प्रॉफिट जोड़ते हैं ना, प्रॉफिट जोड़ते समय तो सारा कॉस्ट पहले ले ही लेते हैं। हाँ, सारा आपका जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो देखना है, सब कुछ मिलाने के बाद ही तो प्रॉफिट कहा जाएगा। पहले प्रॉफिट कैसे भाई बोल देंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस बात पे। ये तो एग्जाम्पल है, ये दोनों कर ही लिया हम लोगों ने, ये भी हो ही गया, ये भी हो गया, ये पढ़ते, हाँ ये पढ़ते। इलस्ट्रेशन है 9। ठीक है, कहता है कि मार्क्स फैशन ए न्यू लग्जरी रिटेल कंपनी है लाजपत नगर में। आप उनको एडवाइस करें कि ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कौन सा सही होगा। कंपनी का प्रोडक्ट लाइन है ब्यूटी प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स है, लिपस्टिक है, मॉइस्चराइजर है, कॉम्पैक्ट है। 100 ऑफ डिफरेंट ब्रांड बेचते हैं, बहुत सारे ब्रांड हैं। ईच प्रोडक्ट इज क्वाइट सिमिलर, परचेज एट ए सिमिलर प्राइस एंड हैज ए शॉर्ट लाइफ बिफोर ए न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड। मतलब खरीदा बेचा फिर नया लेकर आए, फिर खरीदा फिर नया लेकर आए। सेल अ पॉइंट और
Inventory system is not yet fully functioning in department. Sales manager is unsure cost of each product. उसको नहीं पता कौन सा है, लेकिन उसको पता है कि सेलिंग प्राइस जो होता है ना, उसमें ग्रॉस मार्जिन कितना होता है, 65%। बताइए इसके लिए सबसे बढ़िया मेथड कौन सा होगा? इसके लिए सबसे अच्छा प्राइस होगा रिटेल। रिटेल लीजिए, अब कहाँ जाएंगे सबकी कॉस्ट निकालने? सेल प्राइस सबको दिख रही है, 65% घटा दीजिए, बात खत्म हो जाएगा। ठीक है। हैंड बैग बेचते हैं, हम अपना ओन हैंड बैग बनाते हैं ताकि क्वालिटी ठीक रहे। द हैंड बैग आई मैन्युफैक्चर्ड इन हेड ऑफिस विच मेड हैंड बैग लास्ट 50 years। हम 1 लाख बैग बनाते हैं, ठीक है, जिसमें 15% स्पेस और ओवरहेड फैक्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। डिवीजन एम्प्लॉयड 10 पीपल और इट हैज बीन ए इफिशिएंट डिवीजन विद इन द ओवरऑल कंपनी। तो यहां पे कौन सा ज्यादा अच्छा होगा? यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज कर सकते हैं कि देखो भाई, जो भी हेड ऑफिस का खर्चा होगा उसका 15% ले लेंगे, बाकी मटेरियल लेबर का जो होगा वो तो लेंगे ही लेंगे। ठीक बात है, और उसके हिसाब से हम अपना काम कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही तरह का बैग बनाते हैं, ज़्यादा मतलब पंगेबाजी नहीं है। तो हमारे लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट एक ज़्यादा बेटर तरीका हो। आगे चलिए। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम डिफरेंट कॉस्ट फार्मूला अलग अलग जगह पे इस्तेमाल कर सकें, भले उनका नेचर सेम है? जैसे मान लीजिए कंपनी रिलायंस रिटेल, मोर और लेस एक ही तरह के सामान ये महाराष्ट्र में भी बेचती है, दिल्ली में भी बेचती है। अब ये चाह रही है कि महाराष्ट्र में हम लिफो लें, फीफो लें और दिल्ली में वेटेड एवरेज लें। क्या ये पॉसिबल है एज पर एस? तो देखिए, कहा गया कि भाई सेम कॉस्ट फॉर्मूला आप इस्तेमाल करें, ठीक है कि नहीं, भले कहीं भी हो, अगर नेचर उसका सेम है, नेचर अलग होगा तो अलग बात है, ठीक है ना, लेकिन नेचर सेम हो तो आप डिफरेंट कॉस्ट फॉर्मूला इस्तेमाल ना करें, वही सही रहेगा। ये देखिए, आपका इलस्ट्रेशन नंबर है 11, पढ़िए इलस्ट्रेशन 11। हाँ हाँ, है ना, इलस्ट्रेशन 11 पेज नंबर 23। 23 में मिला। मरकरी लिमिटेड में कौन सा है? 10 है। चलिए 10 ही रखिए। इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है कि इन्वेंट्री ओपनिंग कह सकते हैं इसको। यहाँ परचेज किया, परचेज किया, परचेज किया, सबकी कॉस्ट दे रखी है। फिजिकल इन्वेंट्री लास्ट में बचा हुआ है 400। आपको फीफो से भी करके दिखाना है, वेटेड से भी। ये तो फाउंडेशन का क्वेश्चन हो गया, लेकिन अब है तो है। अब फीफो का मतलब होता है पहले वाला पहले जाएगा, लास्ट वाला बचेगा। तो कौन सा बचा होगा आपके पास? एक तो ये वाला बचा होगा 350, और ये वाला बचा होगा, बताइए कितना? टोटल 400 में 350 तो ये वाला बचा होगा, जिसका रेट लगेगा 14 रुपये, और 50 इसमें से बचा होगा, जिसका रेट क्या लगेगा? 12 रुपये। बताइए कितना हो रहा है ये? 50 × 12 600। और ये बताएं? $4,900 दोनों जोड़ दीजिए, 5500 आ जाएगा। चलिए निकालिए पहले 5500। ये तो फाउंडेशन वाला है, लेकिन छोड़ना कोई नहीं है, सब करते चलिए।
हो गया। अब आइए, अगर एवरेज की बात करें तो यहाँ देखिए 12,250 1,000 की कॉस्ट है। ये तो टोटल कॉस्ट बोले टोटल यूनिट, तो 1 यूनिट कितने का पड़ेगा, भाग दीजिए 12 रुपये 25 पैसे। क्लोजिंग स्टॉक 400 है, गुना कर दीजिए, बताइए क्या कॉस्ट आएगी, 4,900। तो वेटेड एवरेज भी कर लीजिए, और इसी के साथ कॉस्ट का तो काम खत्म हो गया। अब हम लोग शुरू करेंगे एनआरवी। कैसा रहा ये इंडेस, इंटर की सारी चीजों को जोड़ जाड़ के बन गया, थोड़ी कॉस्टिंग जोड़ ली, थोड़ा अकाउंट जोड़ लिया, थोड़ा फाउंडेशन जोड़ लिया, है कि नहीं। अभी है कुछ चीजें पढ़ाएंगे अभी, ये हटा सकते हैं। चलिए, इसी तरह से बेटा 34 में से 20 इंडेस में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि उसमें नई बातें नहीं है। बाकी 14 में थोड़ी बातें होंगी, करेंगे जब 20 हो जाएगा तो फिर लगता है ना चलो यार 50% तो हो ही गया, तो अब और क्या होगा, तो वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, बस एक ही चीज है, टाइम देना पड़ेगा हमें भी और आपको भी, जल्दी को ही नहीं करेंगे हम लोग। चलिए, आई थिंक कॉन्सेप्ट नंबर 9 होगा या 8 होगा, 9 होगा। आप, व्हाट इज एनआरबी। अब तक तो हमने बात करा था कि भाई कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, खूब पढ़ी बातें कॉस्ट में। अब पढ़ते हैं थोड़ी एनआरबी के बारे में, नेट रिलीजेबल वैल्यू। डिफिनेशन दिया गया है कि नेट रिलीजेबल वैल्यू इज एस्टिमेटेड सेल प्राइस इन ऑर्डिनरी कोर्स। ये ऑर्डिनरी कोर्स बहुत जरूरी है, किसी चीज को आप गिरा के बेच रहे हैं वो सेल प्राइस नहीं लेना है। जैसे हम कई बार पैसे की जरूरत होती है, बिजनेस में थोड़ा सस्ता भी बेच देता है, वो नहीं लेना है। जनरली जो आप बेचते हैं वो ले लीजिए, और इसमें से एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन आप ले लीजिए, जो भी आपका हो, लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेज, जो भी है कॉस्ट टू मेक द सेल वो ले लीजिए, और जो बचे वही आपका बताइए क्या है, एनआरवी। ठीक है, वो आपका एनआरवी। मैं एक इलस्ट्रेशन जो इंटर में देता हूं यहां भी बिल्कुल रिलेवेंट है, यहां भी दे देता हूं। मान लीजिए डीएलएफ फ्लैट बना के बेचते हैं, ठीक है। 3 सिचुएशन है। एक फ्लैट मेरे दोस्त बिल्कुल बन चुका है, रेडी है, और हमें लगता है कि उसका एस्टिमेटेड सेल प्राइस है 1,20,00,000। ठीक है, उसी तरह से एक और बगल में फ्लैट बन रहा है, वहां भी हमें लगता है कि वो भी इतने ही का बिकेगा। और एक बिल्कुल खाली प्लॉट है, वो भी लगता है हमें इतना ही बिकेगा, फ्लैट जब बन जाएगा। अब जब भी फ्लैट हम बेचते हैं तो हम ब्रोकर को 5% कमीशन देते हैं। तो बोले 120 का बेचेंगे बेटा तो 5% तो देना पड़ेगा। ठीक है, ये बिल्कुल रेडी है फ्लैट, है ना, ये रेडी है, तो 6 लाख चला जाएगा। देखिए इसमें कुछ भी करना नहीं, एकदम रेडी है, तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन इसमें नील है। तो बोलिए एनआरबी कितना हुआ दोस्त। तो जो चीज रेडी है, जिसमें कॉस्ट पूरी लग चुकी है, उसका एनआरबी भी ज्यादा है। इसमें क्या है कि 6 लाख ब्रोकरेज तो देंगे ही, और हम वादा कर रहे हैं कि ये पूरा करेंगे, ये पूरा करेंगे, ये पूरा करेंगे, और इन सब में हमारा 15 लाख रुपए चला ही जाएगा। तो इसमें हमारे हाथ में क्या बचेगा, वो देख लीजिए। हमारे हाथ में बचेगा 99। तो ये उसका एनआरबी है। ये अभी बिल्कुल वैकेंट लैंड है, काम शुरू हुआ है बस, तो हमें लगता है इसमें 30 लाख रुपए लगेंगे। तो इसका एनआरबी कितना होगा, है ना। तो डिपेंड करता है कि काम कितना हुआ है, खर्चा कितना होना है। कॉस्ट ज्यादा होगी तो एनआरबी भी ज्यादा होगी, और कॉस्ट अभी कम खर्च हुई है तो उसकी एनआरबी भी कम होगी। ठीक है, तो एनआरबी का मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं। चलिए इसी बात पे एक दो क्वेश्चन देखते हैं, तब बात करेंगे। हटा दूं इसको।
पढ़िए, रिकमेंड वेदर द 12 नंबर आपको मिला, वेदर द कॉस्ट should be considered by determining the NRV, cost of completion of WIP. आना चाहिए। ट्रेड डिस्काउंट एक्सपेक्टेड टू बी अलाउड ऑन सेल, निकालने के लिए तो ट्रेड डिस्काउंट देना ही पड़ेगा। कैश डिस्काउंट, ये बताइए, कैश डिस्काउंट पार्ट एंड पार्सल नहीं है, वो तो आप पेमेंट के लिए कर रहे हैं, तो कैश डिस्काउंट को आपको शामिल करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो दो चीजें शामिल करेंगे और एक शामिल नहीं करेंगे। या भाई, a loss lies on sale of product after end of period may well provide evidence of NRV at the end of period। मतलब हम कुछ माल बेचे हैं और उसमें में लॉस हुआ है, तो उससे लगता है कि आगे भी काम खराब ही होना है। ठीक है, however if this product, for example an exchange traded commodity, loss lies can be attributable to fall in price on the exchange after the period in a date, and then this loss may not itself provide evidence of a negligible value। ये तो बेकार, ये क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जाम्पल था। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है नंबर 14, नंबर 14 पढ़िए, मिला, ABC मैन्युफैक्चर एंड सेल पेपर इनवेलप, ये है कि नहीं अभी? 13 नंबर है, हाँ, पेपर इनवेलप। नंबर 13, द स्टॉक ऑफ इनवेलप was included in closing inventory at a cost of 50 per pack। ये इसकी कॉस्ट हो गई। ड्यूरिंग द फाइनल ऑडिट द ऑडिटर नोटेड सब्सिक्वेंट सेल प्राइस व 40 रुपए। अरे वाह, इन्वेंट्री में 50 कॉस्ट में माना गया है और बाद में बिक रहा है 40 में। बाद में इंक्वायरी से पता चलता है कि फिजिकल स्टॉक टेकन ए वाटर लीकेज हैज बीन क्रिएटेड ड्यू टू पेपर एंड द ग्लू। ठीक है, according to following week ABC spent a total this much per pack for repairing and reapplying glue to the envelope। NRV बताइए और इन्वेंट्री मार्कडाउन अमाउंट बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, 50 रुपए हमारी कॉस्ट है, लेकिन ऑडिट करके पता चला कि बाद में तो हम 40 रुपए बेच रहे हैं, और वो भी तब जब 15 रुपए खर्च कर रहे हैं क्योंकि डैमेज हो गया है। तो 40 में 15 रुपए तो अभी कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन है, नेसेसरी टू मेक द सेल। तो हमारा एनआरबी कितना बचेगा? एनआरबी 25 बचेगा। तो आपको जो वैल्यूएशन करनी चाहिए वो किस पे करनी चाहिए? 25 पे करनी चाहिए। कॉस्ट कितनी है? 50 से 25 पे आ गए तो मार्कडाउन कितना करना पड़ेगा? तो आपको मार्कडाउन जो करना है वो 25 रुपए पर पैक मार्कडाउन करना है। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर अगली क्लास में किया जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर है 14। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कंपनी के पास 100 यूनिट ऑफ इन्वेंट्री है, 10 रुपए पर यूनिट। करंट मार्केट प्राइस कितना है? 8 रुपए, जिसपे हम बेच सकते हैं। कंपनी पी ने सेल कॉन्ट्रैक्ट किया है 60 यूनिट को बेचने का एट रेट ₹11, विच कैन नॉट बी सेटल्ड नेट। एस्टिमेटेड इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी है? 1 रुपए। आपको एनआरवी बताना है। ठीक है, अब 10 रुपए तो है, करंट मार्केट प्राइस 8 है, कॉन्ट्रैक्ट 60 यूनिट का कर रखा हमने 11 रुपए, 1 रुपए काट के। तो अगर हम एनआरवी की बात करें, ठीक है,
तो कॉस्ट ये रही, और हमारा 60 यूनिट का जो सेल प्राइस है वो 11 माइनस 1, 10 रुपए। तो हम इसको बनाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर है 14। हमारे यूनिट जो हैं दो तरह के हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्टेड और एक अदर। कॉन्ट्रैक्टेड का सेल प्राइस है 11, अदर का सेल प्राइस है 8। इसमें सेलिंग एक्सपेंसेज भी है, 1 रुपए इसमें सेलिंग एक्सपेंसेज है, 1 रुपए। मतलब हम सेल करेंगे तो 1 रुपए हमारा घर से जाएगा, ब्रोकरेज हो या कोई भी चीज हो, हाँ वो सेलिंग कॉस्ट है। तो 1 रुपए और चला गया। तो हमारा जो एनआरपी बचा वो कितना बचा, यहाँ 10 और यहाँ 9, और हमारी कॉस्ट कितनी है, हमारी कॉस्ट है 10 रुपए, 7 ठीक, ठीक बात है। तो जहां तक वैल्यूएशन का सवाल है, इसकी वैल्यूएशन 10 रुपए होगी और इसकी वैल्यूएशन 7 रुपए होगी। यूनिट कितने हैं, 60 रुपए है, 60 यूनिट है, और यहाँ कितना बचा 40, टोटल 100 है ना। तो वैल्यूएशन बताइए। ये हुआ 600 और ये हुआ 280। टोटल वैल्यू बताइए। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सी बातें हैं, कोई ज्यादा मारा मारी वाली बात नहीं है। एक दो और बातें हैं, आज हम रुक जाएं क्योंकि अभी बहुत सारा कुछ पढ़ना है। अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करने हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी करना है, टेस्ट और नॉलेज भी करना है। तो आज खत्म करने की जल्दी नहीं करनी चाहिए हमें। हाँ, इसमें होमवर्क बचे हुए क्वेश्चन सब कर सकते हैं, और क्या, 2-3 क्वेश्चन हैं, फिर वो टेस्ट योर नॉलेज है, और लास्ट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है। 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, नहीं कॉन्सेप्ट एक आध है, अभी एक आध कॉन्सेप्ट, बट क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन आप करिएगा, टेस्ट योर नॉलेज में 4 क्वेश्चन है वो भी कीजिएगा, और लास्ट में किताब के लास्ट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा वो भी कीजिएगा। मिलते हैं।